subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर का। जैसा कि आपको दिखाई दिया होगा कि टॉपिक कौन सा है अपना, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये अपने पास हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट रहता है और जिसमें से एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर की शाखा है हॉर्टिकल्चर, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एक या दो क्वेश्चन इसी टॉपिक में से 100% आते हैं। और बात करते हैं अपने, तो स्टूडेंट्स जो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं और आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस लेक्चर को पूरा देखना, आपको सभी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ क्लियर करवाए जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग करवाएंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है और किस प्रकार आ सकता है, ताकि आपका क्वेश्चन वो मेन एग्जाम में गलत ना हो। तो स्टूडेंट्स बने रहें हमारे साथ। और इस लेक्चर में अपने पास यानी कि यहाँ स्टूडेंट्स क्या दिया है, पार्ट फर्स्ट लिखा है। तो कहने का अर्थ है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी का ये अपने पास सीरीज चलेगी, तो इसमें 3 पार्ट रहेंगे और इस पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और फिर मेन 2 रहेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम। चलो बात करते हैं यहाँ से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि तुड़ाई उपरांत तकनीक। तो यहाँ ये होता क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या, फल परिरक्षण, फलों का प्रिजर्वेशन करना। तो कहने का अर्थ ये है कि फल परिरक्षण है क्या, तो आपको यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ पर फल परिरक्षण का उद्देश्य यही है कि फलों को लंबे समय तक, फलों को क्या लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने खराब होने से बचाया जाए, और उसके लिए जो अपने पास प्रोसेसिंग करते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं, फल परिरक्षण कहते हैं, या उस विधि को क्या कहते हैं, फल परिरक्षण कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए फलों का प्रिजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, फल तथा उनसे बने पदार्थों को बिना खराब हुए, ताकि वो खराब ना हुए और उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अब यहाँ से फल परिरक्षण का महत्व, कि फ्रूट प्रिजर्वेशन का महत्व क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो, महत्व अपने पास आर्थिक महत्व भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, यानी कि यदि अपने फलों को भंडारण करें, उनका फिर स्टोरेज करें, स्टोरेज करते हैं तो उनको लंबे समय तक रखेंगे ताकि आप अवेलेबल करवा सको। जिन एरिया में नहीं होते हैं तो वहाँ से अपने को क्या मिलता है, अर्निंग, यानी कि करेंसी मिलेगी ना। तो यहाँ आर्थिक महत्व रहता है। उसी के बाद यदि बात देखा जाए तो 2 नंबर अपने पास पॉइंट कौन सा है, औद्योगिक, यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, इंडस्ट्रीज। तो यानी कि यहाँ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, और यदि उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, परिरक्षित पदार्थों को निर्यात यदि बड़े लेवल पर करते हैं तो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो विदेशी फॉरेन करेंसी भी मिलती है। और रही बात यदि इस सेक्टर में अपने सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो क्या रहेगा, यानी कि इस सेक्टर को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार मिलेंगे। तो यानी यहाँ देखें अपने पास रोजगार के अवसर भी क्रिएट होते हैं। तो यहाँ संभावना बहुत रहती है फ्रूट प्रिजर्वेशन से, ताकि हमारे इंडिया में क्या देखा जाता है कि फल और सब्जियाँ तुड़ाई के पश्चात ज़्यादा खराब होने के चांस रहते हैं और बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो यहाँ स्टोरेज का यही महत्व है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति है क्या। तो फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति पर ध्यान दें तो हमारे देश में फल परिरक्षण का कार्य क्या होता है, एक सीमित अवस्था तक ही है, ताकि कोई ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें अपने पास बहुत सारी बाधाएं आती है। अब देखो यहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यानी कि बड़े शहरों में ही प्रिजर्वेशन की इकाइयाँ स्थापित की गई है।
क्या फल परिरक्षण की इकाइयाँ कार्यरत है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ निर्माता है जो किन का निर्माण कर रही है, जैम, जेली, पानक, जैम, जेली, पानक, शरबत तैयार कर रही है। तो कुछ क्या कर रही है, फलों का इकाई, फल रसों को पैक करने का कार्य करती है। अलग अलग यूनिटें हैं, अलग अलग कार्य करती है। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में सर यहाँ जैम किससे बनाया जाता है, जेली किससे बनाया जाता है, पानक किससे बनाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स अपनी पूरा लेक्चर करवाऊंगा। वैसे यदि आप कहोगे कि सर हमारे को बताया नहीं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जैम सबसे उपयुक्त, जैम बनाने के लिए कौन सा फल रहता है, सेब। जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल स्टूडेंट्स कौन सा रहता है अपने पास, अमरूद। और पानक स्टूडेंट्स किससे बनाते हैं, सिट्रस वर्ग, नींबू वर्गीय फलों से बनाते हैं। ओके, अब यहाँ देखो फल परिरक्षण का भविष्य, यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन का है, तो उसमें क्या स्कोप रह सकते हैं या आने वाले टाइम में फ्यूचर कैसा रहेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स भारत व राजस्थान का फल परिरक्षण का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन का। यदि अपनी इकाइयाँ स्टार्ट होती है तो रोजगार बढ़ेंगे। और फिर बात देखा जाए तो भारत फल व सब्जी उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर का स्थान रखता है। तो अपॉर्चुनिटी तो है, परंतु स्टूडेंट्स यहाँ क्या आती है, बाधाएं हैं। अब बाधाएं यानी कि है क्या, समस्याएं कौन कौन सी है। तो इनके विकास में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि समस्याएं या बाधक बनी हुई है, जो समस्याएं हैं वो स्टूडेंट्स देखो, एक बात तो है यहाँ पर अपने पास सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज़, कि फल व सब्जियों की वेराइटी का चयन करना, कि कौन सी वेराइटी लगाएं ताकि खुद उसकी भी कुछ समय तक क्या कैपेसिटी बनी रहे, ताकि वो खराब ना रहे, ताकि उस टाइम तक अपनी भंडारण या प्रिजर्वेशन कर सकें उसका, ठीक है ना, स्टोरेज कर सकें, उसके बाद में उनको प्रोसेसिंग कर सकें। तो इस प्रकार को सिलेक्शन करना। उसके बाद में बात रहती है कि यहाँ थोड़ा सा फ्रूट प्रिजर्वेशन है तो उसका टेक्निकल नॉलेज, ठीक है ना, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ देखो, यानी कि सिलेक्शन वांछित किस्म की फल एवं सब्जियों की ये एक समस्या रहती है कि कौन सी वैरायटी लगाएं, कितने एरिया में लगाएं, किस प्रकार का वो उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट रहेगा। तो यहाँ देखो, फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेक्निकल प्रशिक्षण का अभाव है, यानी कि अधिक संस्थान नहीं है जहाँ अपनी नॉलेज ले सकें टेक्निकल। अब बात करते हैं फिर यहाँ पर अपने पास पैकेजिंग, यदि किसी ने मान लीजिए को स्टार्ट कर दिया तो पैकेजिंग जो स्टोरेज है वो सामग्री या तो उस एरिया में अवेलेबल नहीं हो पाएगी आसानी से, और यदि अवेलेबल होती है तो वो हायर कॉस्ट पर होती है, यानी कि महंगी होगी। तो इसलिए इसको ज़्यादा बढ़ावा मिल नहीं रहा है। और वैसे यदि देखा जाए प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि क्षेत्रफल में और प्रोडक्शन में, तो भारत दूसरा स्थान रखता है प्रोडक्शन के मामले में फ्रूट एंड वेजिटेबल में। तो अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर या स्कोप मान लीजिए होगा। अब बात करते हैं यहाँ, यानी कि देखो स्टूडेंट्स, भारत का फल व सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान रखता है। अब दूसरा स्थान रखता है तो यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कंटेंट बता देते हैं, यानी कि डाटा बता देते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सा भारत में ज़्यादा स्टेट में फल प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखें तो 2018-19 में फलों का क्षेत्रफल कितना है, 6.53 मिलियन हेक्टेयर, ये फलों का है। और यहाँ स्टूडेंट्स देखो प्रोडक्शन कितना है, 96.75 मैट्रिक टन हुआ है। और वहीं बात करें स्टूडेंट्स सब्जियों का, तो क्षेत्रफल कितना है, 10.43 मिलियन हेक्टेयर। और प्रोडक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर 187.47 मैट्रिक टन हुआ है। अब सर इनको याद कैसे करें, आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारे को बताएं।
तो स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपने वेल तैयारी की है, आप ऑप्शन देखकर सेलेक्ट कर देंगे। उसके लिए थोड़ा सा इनको, यानी कि यहाँ इंटीग्रेशन दे रखा है ना 6.53, ये याद नहीं रहता है तो आप इनको पूर्णांक में, इंटीजर में याद करने की कोशिश करें। यानी कि देखो अब आपको यहाँ 7 मान लीजिए, यहाँ 97, तो यहाँ 11 मान लीजिए, यहाँ 187 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 797 यानी कि 7 मिलियन हेक्टेयर एरिया, 97 मैट्रिक टन फलों का प्रोडक्शन। फिर बात करते हैं 11, ठीक है ना, यानी कि यहाँ 10.43, तो 11 मिलियन हेक्टेयर और यहाँ 187, 187। तो आपको याद करने का तरीका इस प्रकार है, 797 या फ्रूट लिखो ताकि मेन एग्जाम में आप सेलेक्ट कर सकते हो। 797 का दिया तो यदि ये आपने पढ़ रखा है 6.53 तो हो जाएगा, 797 हो गया। फिर यहाँ 11, 187 हो गया। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ये तो देखो अपने हॉर्टिकल्चर में क्या होती है, यहाँ पर फलों का होता है, फिर सब्जियों का होता है, फिर मसालों का होता है, फ्लोरिकल्चर का होता है। तो सब के आंकड़े ज़रूरी नहीं है कि आपको याद करें। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट कि टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है और कितना एरिया है, यानी कि टोटल हॉर्टिकल्चर का कितना एरिया है और कितना प्रोडक्शन है। ये चीज़ भी तो हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ से अब आपको क्या करना है, टोटल याद करना है। टोटल याद करना है तो यानी कि कुल उद्यानिकी क्षेत्रफल कितना है, 25.87 मिलियन हेक्टेयर। बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की तो 314.67 मैट्रिक टन। यहाँ देखो अब यहाँ कितना है, बस आपको इस प्रकार लिखना है, फ्रूट वेजिटेबल टोटल, फ्रूट वेजिटेबल हो गया और टोटल लिखना है। फ्रूट आपको स्टूडेंट्स कितना बताया, 797, इस प्रकार याद रखो। वेजिटेबल 11, 187 और स्टूडेंट्स टोटल आपको याद करना है तो यहाँ 26, 314। बस ये यदि आप याद करते हो तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100% सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो उस ऑप्शन को, समझ रहे हो ना। परंतु कई बार बच्चे क्या होते हैं 6.53, 6.42 के चक्कर में भूल जाते हैं आंकड़ा, जो ये आंकड़े हैं ना वो भूल जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं। और इनमें से एक सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, बस हो सकता है कि भारत में है, भारत का स्थान पूछ लिया जाए, हो सकता है कि उद्यानिकी में 2018-19 का है तो ये आंकड़ा दिया जाए। बस इस प्रकार याद करना है, भूलना नहीं है। 797, 11, 187 और यहाँ पर क्या है 26, 314। हो जाएगा ना याद? हाँ सर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको याद करने हैं। अब देखो स्टूडेंट्स बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज भाषा में, यानी कि फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, भारत में है ना। भारत की बात कर रहे हैं, 2018-19 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूछा जाता है ना लगभग यहीं। तो यहाँ क्षेत्रफल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। अब बात क्या है, एरिया की, क्षेत्रफल की, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी। इस प्रकार लिखो। अब यहाँ लिख दिया ना, यहाँ से क्या करो, AUM कर दो। सर ये क्यों करें, प्रोडक्शन में यही होगा। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्टूडेंट्स तीसरा स्थान आ जाएगा। जबकि उत्पादन में देखो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र हैं। यहाँ क्षेत्रफल में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान रहता है। बात हो रही है अब सब्जियों में। सब्जियों में स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर MP। और सब्जियों में एरिया एंड प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन में यही रहता है, ठीक है ना। यानी कि क्रम यही रहेगा, यूपी, वेस्ट बंगाल और MP। देखो जबकि उत्पादन में उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश का ही क्रम रहता है। यानी अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सब्जियां कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा 2018-19 के क्रम में कहाँ होती है स्टूडेंट्स? यूपी में है। ठीक है ना। हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा पश्चिम बंगाल। तो ये इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो ध्यान रखें। तो एग्ज़ाम अभी अपना जेट का कब होने वाला है? आज के तारीख तक तो डिसाइड यही है कि 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चलो, भारत में लगभग 25 से 30% फल व सब्जियां तुड़ाई के बाद बिना प्रयोग किए ही खराब हो जाती है। तो इसी के लिए ही तो फ्रूट प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, ताकि इन खराब हो रही है ये 25 से 30% जो खराब हो रही है ना, ये कितने की है? लगभग करोड़ों रुपयों की होगी। यानी कि प्रति साल देखो, भारत में फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन का मात्र 2% भाग ही परिरक्षण हो पाता है। यानी कि भारत में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? बस प्रिजर्वेशन में ये 2% ही है। समझ में आ रहा है ना? बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन किस देश का है? यदि विश्व में बात करें तो मलेशिया का रहता है, जहां लगभग 82% तुड़ाई के बाद में प्रिजर्वेशन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो, भारत में लगभग जो आपका ये 20 से 25% हिस्सा है वो कितना का है? 25,000 करोड़ रुपए की फल एवं सब्जियां तुड़ाई के पश्चात खराब हो जाती है प्रतिवर्ष है। यदि इतना अपनी स्टोरेज और प्रिजर्वेशन की जितनी इकाइयाँ लगाई जाए और बढ़ाया जाए तो स्थिति कुछ अलग होती। ठीक है ना। यहाँ देखो, विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे ज़्यादा परिरक्षण कहाँ होता है स्टूडेंट्स? मलेशिया में होता है। उसके पश्चात बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका, फिर फिलीपींस, फिर ब्राज़ील और यूएसए का में किया जाता है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो मलेशिया हो सकता है, और कितना? लगभग 82% इसमें यहाँ परिरक्षण में काम में लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं भारत में पहली परिरक्षण प्रयोगशाला। पहली परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी और कब खोली गई थी? तो स्टूडेंट्स मुंबई में, यानी कि वर्तमान में मुंबई हो सकता है, तो 1920 में स्थापित की गई थी। उसके बाद में प्रथम कारखाना जो कार्यरत किया गया था, तो प्रथम परिरक्षण कारखाना शुरू हुआ कब हुआ? 1935 में, और यही बम्बई में। अब बात करते हैं, 1935 हो गया। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट खोला गया था जहाँ से क्वेश्चन आया जाता है। क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है? फ्रूट प्रिजर्वेशन से संबंधित। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मैंने करवा रखा है वैसे तो, परंतु इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ को 4 स्टार दे रहा हूँ। आज ही इस चीज़ को याद करें। सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, यानी कि केंद्रीय CFTRI, इसका इंग्लिश ये रहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। कहाँ स्थित है? मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक, यानी कि बेंगलोर मैसूर। तो यहाँ देखो, मैसूर कर्नाटक रहेगा, बेंगलोर इसमें साथ नहीं करना है आपको याद करवा देता हूँ बेंगलोर, क्योंकि कर्नाटक की कैपिटल है। तो वहाँ मैसूर कर्नाटक में ये स्थित है, और इसको हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स कब स्थापित किया गया था? 1950 में स्थापित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है 1950 में स्थापित किया गया। ओके।
अब स्टूडेंट्स यहाँ 1950 में ये स्टार्ट कर दिया, फिर एक अपनी ऑर्डर आया था फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, यानी कि वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्रमांक 3 के अंतर्गत फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ये याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि FPO, हो सकता है इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा जाए, तो यहाँ फूड प्रोडक्ट मत कर देना। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 जारी किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? परिरक्षण गुणवत्ता पर नियंत्रण, यानी कि जो प्रिजर्वेशन हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन, उस पर कंट्रोल किया जाए। फिर यहाँ पर अपने पास खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1973 में, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। तो 1973, यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखने हैं? 1920 में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला, फिर प्रथम कारखाना 1920 में बम्बई में, 1935 में सॉरी, उसके बाद में 1950 में CFTRI, फिर 1955 में फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, और फिर आपका 1973 में न्यूट्रिशन एंड या फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टूडेंट्स 3 स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि आपको गलती नहीं करनी है, आपको वहाँ से सीखना है जिन्होंने पहले गलती कर चुकी है। हो सकता है मैंने गलती किया है तो ध्यान होगा, तभी तो मैं मेरा एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको हो सकता है कई बार एग्जाम में ना 1-2 बुक का राइटर पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेखक कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ हमेशा मैं पढ़ाता हूँ तो 1 या 2 बुक के राइटर याद करवाता हूँ। तो यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत फेमस बुक रहती है ये प्रिजर्वेशन के मामले में। यदि आप फ्रूट एंड प्रिजर्वेशन की बात करोगे तो इनकी फेमस बुक रहती है। इनके राइटर कौन है? गिरधारी लाल, डॉक्टर गिरधारी लाल, डॉक्टर GS सिद्धप्पा और टंडन, ये 3 राइटर हैं। तीनों में हो सकता है कई बार ऑप्शन में 2 नाम दिया जाए, हो सकता है 3 नाम दिया जाए। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बुक के राइटर कौन है, ठीक है ना। एक बुक के राइटर और बताऊंगा आपको, फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी, फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। इस पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ मैं इनको 2 स्टार दे रहा हूँ, सदाशिव नायर। तो ये 2 बुक हैं स्टूडेंट्स, यदि आप कभी भी हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम में जाओ तो उनसे पहले ये 2 बुक के राइटर ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है ना, ताकि आप जिस स्ट्रीम से एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है उनका डायरेक्ट पॉइंट बन जाए कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में फेमस बुक कौन सी है, उनके राइटर पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन रहती हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों से आपको ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे यदि आप इन प्रकार के क्वेश्चन सही करते हैं तो। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो, फल परिरक्षण का सिद्धांत आपको बता दिया कि फल व सब्जियों को बिना खराब हुए लंबे समय तक रखा जाए, बस उनके लिए क्या किया जाए, यही तो सिद्धांत है। यानी कि फल हैं उनसे बने खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, तो इनकी संख्या में वृद्धि को कम करना या इनको निष्क्रिय करना या इनको क्या ख़त्म करना, निष्क्रिय करना या इनको नष्ट करना, ताकि खाद्य पदार्थ को अपने लंबे समय तक स्टोरेज या परिरक्षित कर सकें, बिना नष्ट हुए कुछ दिनों तक रख सकें। यही प्रिंसिपल रहता है फ्रूट प्रिजर्वेशन का। अब इसी सिद्धांत पर बात करते हैं, यानी कि फल हैं उनसे बने खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण क्या हैं। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों के खराब होने का कारण कौन सा है या सब्जियों के खराब होने का कारण कौन सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यहाँ देखो 35% तक सब्जियाँ होती है, वो ज़्यादातर खराब किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है।
और यदि बात आए तो बैक्टीरिया का नाम एरवीनिया क्रोटोवोरा, ये आप याद रख सकते हो तो रखना, परंतु ये ध्यान होना चाहिए कि सब्जियां सबसे ज़्यादा खराब किससे होती है, बैक्टीरिया द्वारा होती है। और वहीं बात आ जाए फलों की, तो फलों में स्टूडेंट्स खराब होता है होने का मेन कारण क्या रहता है, कवक, फंगस, और वो पेनिसिलियम रहता है। अब 30% तक फल जो होते हैं ना खराब हो जाते हैं, और फलों में खराब होने का मुख्य कारण कौन रहता है स्टूडेंट्स, कवक। और कौन सा कवक है, पेनिसिलियम स्पीसीज, पेनिसिलियम स्पीसीज कर देना, आपको इतना याद रखना होगा। और डायरेक्ट पूछा जाए कि फल व सब्जियों यदि संयुक्त रूप से दिया जाता है ना, तो 100% आपको फंगस ही करना होगा। क्वेश्चन आ जाए कि फल व सब्जियों को खराब होने का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ स्टूडेंट्स आप फंगस करना, ठीक है ना, कवक माना जाता है। ये एग्रीकल्चर है, मानने पर डिपेंड रहती है, फिर भी आपको याद रखना होगा। तुड़ाई के बाद फलों में सर्वाधिक हानि किन फ्रूट में होती है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना पपीता और संतरा में। और सब्जियों में यदि बात की जाए तो फूल गोभी का यानी कि कॉलीफ्लावर का इम्पोर्टेंट स्थान रहता है कि सबसे ज़्यादा खराब होती है। सब्जियों में सर्वाधिक सड़ने की समस्या किसकी होती है, फूल गोभी की होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, फल एवं सब्जियों की परिरक्षण की विधियाँ, कि प्रिजर्वेशन की विधि कौन सी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास दो प्रकार की है, स्थायी विधि और अस्थायी विधि। पहले अस्थायी विधि होती है, यानी जनरली प्रयोग की जाती है कि कुछ दिनों तक भंडारण किया जाए, अस्थायी विधि। और स्थायी विधि में होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो अपने पास कि बहुत समय तक यानी लॉन्ग टाइम तक अपनी उनको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल प्रिजर्वेशन रखी जा सकती है। तो यहाँ अस्थायी विधियाँ आप समझ चुके होंगे। इस विधि में फलों को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। और वहीं बात करते हैं स्थायी विधि में, तो स्थायी विधि में स्टूडेंट्स फलों को क्या कुछ वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती है, ठीक है ना, अस्थायी में और स्थायी में। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से फल परिरक्षण की स्थायी विधि नहीं है, तो वहाँ स्थायी विधि के 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक अस्थायी का मिल सकते हैं। तो आपको इस प्रकार जनरल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में रटा रटाया सिस्टम नहीं चाहिए। आप किस स्ट्रेटेजी से, किस प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी कर रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट हो पाऊंगी। फल तथा सब्जियों की परिरक्षण की विधियां, हो गया, समझ में आ गया ना कि 2 विधियां होती है, स्थायी और अस्थायी। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अस्थायी विधि है। अस्थायी में कौन कौन सी विधि है कि आपका कम तापमान यानी कहते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया जाए, तो कम तापमान पर भंडारण कर सकते हैं। फिर एसेप्सिस, एसेप्सिस होता है स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करके सिलेक्ट करना, यानी कि जो सड़े गंदे फल हैं उनको एक अलग करने की प्रोसेस, बस इतना याद रखना है इसके अंतर्गत। फिर बात करते हैं पाश्चुरीकरण में, यानी कि इसमें पाश्चुरीकरण में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने वैसे मिल्क प्रिजर्वेशन का लेक्चर देखा होगा, फिर भी यहीं बता देता हूँ कि पाश्चुरीकरण में हमेशा ध्यान रखना कि बैक्टीरिया को निष्क्रिय किया जाता है, उनको मारा नहीं जाता है। समझ में आया ना। वहीं नमी निष्कासन, मॉइस्चर एक्सक्यूडेशन, तो यानी कि नमी का निकाल कर कुछ समय तक, अस्थायी विधियाँ है ना। और वायु, ज़्यादातर फल व सब्जियां किसके द्वारा, हवा के द्वारा ही तो खराब रहती है, तो वायु को निष्कासन करके अपने कुछ समय तक बचाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स अस्थायी विधि है, ताकि आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ इसमें ये होता है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर परमानेंट। स्थायी विधि में 2 प्रकार रहता है कि हीट द्वारा या विदाउट हीट।
ऊष्मा द्वारा या ऊष्मा रहित। तो ऊष्मा द्वारा और ऊष्मा रहित। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें कि ऊष्मा रहित होते हैं उनमें मेनली किसका प्रयोग किया जाता है, केमिकल का, केमिकल द्वारा या CO2 द्वारा या किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन, ठीक है ना, या आपका कोई रेडिएशन द्वारा, विकिरणों द्वारा। तो ये रहती है जो ऊष्मा रहित होती है, और बाकी की जो भी विधियाँ हैं वो ऊष्मा द्वारा, यानी उनको हीट दिया जाएगा, उसमें ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ऊष्मा द्वारा, ऊष्मा रहित। अभी ये स्लाइड रहती है इम्पोर्टेंट। ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ सर इतनी इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसी में ही सब कुछ समझा दिया जाएगा। निर्जमीकरण का अर्थ होता है स्टूडेंट्स स्टरलाइजेशन। सर यहाँ एक के बाद 3 आ गया, 3 का अर्थ यहाँ है कि 2 नंबर जो विधि है वो यहाँ आएगी आपकी, यानी कि केमिकल द्वारा, शर्करा द्वारा, नमक द्वारा, सिरके द्वारा, तेल द्वारा, और डिहाइड्रेशन यानी कि सुखाना, जल का निष्कासन करना। तो ये विधियां हैं, ये आपकी ऊष्मा द्वारा है, और ये किसकी प्रकार है स्टूडेंट्स, स्थायी परिरक्षण का प्रकार है। किन का प्रकार है, स्थायी परिरक्षण की ऊष्मा द्वारा, और यहाँ ऊष्मा रहित। ऊष्मा रहित में स्टूडेंट्स क्या विधि आएगी, बताया था, हाँ सर बताया था, केमिकल द्वारा। केमिकल द्वारा, केमिकल में ये 2 केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, किण्वन। किण्वन आपके कितने प्रकार के हैं, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आए, तो 3 प्रकार के मेनली होते हैं, अल्कोहलिक, एसिटिक और लैक्टिक। फिर स्टूडेंट्स बात करते हैं विकिरण द्वारा। यदि आपने इतनी स्ट्रक्चर याद कर लिया, समझ लिया जनरल चीज़, तो क्वेश्चन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं 1 बाय 1, इनका अध्ययन करेंगे कि इनमें से और आपको क्या विशेषताएं याद रखनी होगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में स्टूडेंट्स आपको पाश्चुरीकरण और स्टरलाइजेशन में डिफरेंस इतना ध्यान रखना है कि पाश्चुरीकरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है, और वहीं स्टरलाइजेशन में जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया टू किल विद स्पोर्स, यानी कि बैक्टीरिया को उनके स्पोर्स सहित नष्ट करना, वो होता है स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण, या इसको विहीनीकरण भी कह सकते हैं। स्थायी विधियां हैं, स्थायी विधि में पढ़ेंगे किसका, स्टरलाइजेशन का। निर्जमीकरण यानी कि जीवाणु विहीनीकरण। जीवाणु विहीनीकरण का अर्थ है कि जीवाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट करना। समझ में आ गया। बस फल व सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर कितने डिग्री टेम्परेचर का खेल होता है स्टूडेंट्स यहाँ, बस और क्या करना है, 100 डिग्री तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिससे क्या जीवाणु रहित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यही बात करते हैं यदि दूध में, तो दूध में स्टरलाइजेशन 121 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है, ठीक है ना। 115 से 21 रहता है। रासायनिक परिरक्षण 2 नंबर विधि है। अब रासायनिक परिरक्षण किसका है, विदाउट हीट, विदाउट हीट इसी प्रकार है ना, यानी ऊष्मा रहित का प्रकार है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये क्या रहते हैं कि जो रसायन होते हैं यहाँ किसका कार्य करते हैं, विष का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, विष।
ये पदार्थ जीवाणुओं के लिए क्या विष का कार्य करते हैं। अब यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अपनी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसमें इस प्रकार भी मिल जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं सर इसका, क्योंकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। K2H2O5 ये इसका सूत्र भी याद कर लेना, केमिकल फॉर्मूला हो सकता है कई बार इस प्रकार आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है, किस प्रकार दिया जाए वो आपकी किस्मत डिपेंड करती है, परंतु आपको मेहनत करना आपके हाथ में है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, यहाँ परिरक्षण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो परिरक्षण का कार्य करता कौन है, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो इसका परिरक्षण का कार्य करती है, जो ही जीवाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। अब जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये स्टूडेंट्स जो अपने परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं उनका रंग उड़ा देती है, उनका क्या कर देती है, कलर उड़ा देती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से किस बात का ध्यान रखना होगा कि जिन फलों यानी कि रंगीन फल रसों का प्रयोग के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग नहीं करेंगे। यह रंगीन फल रसों का रंग उड़ा देती है, तो जिन फलों का रस रंगीन होता है उनके भंडारण के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना होगा क्या यहाँ, इसीलिए फालसा, जामुन, अनार के फल रस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके फलों का रस क्या होता है, रस होता है वो क्या रंगीन होता है। मेनली आपको इस प्रकार ध्यान रखना होगा। तो सर इनके रंगीन है तो इनके प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। हाँ सर, अब देखो सोडियम बेंजोएट क्या होता है कि एक वीक प्रिजर्वेटर है, यानी कि कमज़ोर परिरक्षी पदार्थ होता है, और स्टूडेंट्स ये होता है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है तो इसकी मात्रा अधिक रखी जाएगी, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की मात्रा प्रिजर्वेशन में कम रखी जाती है, प्रिजर्वेशन में कम रखी जाती है। तो यहाँ फल परिरक्षण में इसकी मात्रा स्टूडेंट्स कितने रखेंगे, 350 से 600 ppm रखी जाती है। सर ये ppm क्या होता है, ppm का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। सर अभी यदि हमारे को परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स ppm को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ppm को क्या करना होगा, 10,000 से भाग देना होगा। समझ में आ गया सर? हाँ अब तो समझ में आ गया, यानी कि 350 दिया है ना अब आपको, तो कहने का अर्थ 350 को 10,000 से भाग दो। सर 1 2 3 4 के बाद में 0 लगाना है, तो यानी कि स्टूडेंट 0.035% हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ 0.03 से 0.6% काम में लिया जाता है यदि परसेंटेज में बात की जाए तो। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं सोडियम बेंजोएट।
सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो सोडियम बेंजोएट का सूत्र क्या हो सकता है? अब स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ाई है तो आप बता सकते हो सर सोडियम बेंजोएट, बेंजीन लगा दो। एस्टर बनाना है COO, सोडियम लगाना है, हाँ सर इस प्रकार लगा देंगे। बेंजीन का अर्थ ये है, हाँ सर यही है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 6, तो इस रिंग के हो गए और एक साथ C7, H कितने हो गए? 1 2 3 4 5, H5 और 2 Na। तो ये स्टूडेंट्स इसका सूत्र हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। तो इस प्रकार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसमें परिरक्षण पदार्थ कौन करता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल होता है वो परिरक्षण का कार्य करता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में कौन कर रहा था? SO2 कर रहा था। ये किसको कम करेगा? यानी यीस्ट या खमीर को कम करता है। वो किसको कर रहा था? बैक्टीरिया को। इसका प्रयोग कहाँ होगा? रंगीन फलों में होगा, रंगीन फल रसों में। ये एक क्या होता है? कमजोर परिरक्षी पदार्थ होता है। तो प्रयोग कहाँ हो रहा है? टमाटर, फालसा, जामुन व अनार में प्रयोग हो रहा है। कमजोर परिरक्षी पदार्थ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। तो ये कमजोर परिरक्षी पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी मात्रा क्या ली जाएगी? हायर ली जाएगी। कितनी सर? तो लगभग स्टूडेंट्स 700 से 1000 ppm। कितनी? 700 से 1000 ppm। सर परसेंटेज में इसका तो 0.0 से 0.1 परसेंटेज, ठीक है ना। कहीं 1% मत कर देना, गलत हो जाएगा। 0.07 से 1%, ठीक है ना। 3 नंबर चीनी या शर्करा द्वारा भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बस अभी आपको क्या कंटेंट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो कितनी मात्रा ली जाएगी और चीनी किस आधार पर परिरक्षण का कार्य करती है। तो चीनी स्टूडेंट्स ध्यान रखना ओस्मोसिस यानी कि प्रसरण क्रिया द्वारा परिरक्षी पदार्थों को बचाव करती है या बचाती है। ओस्मोसिस का अर्थ होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। यदि अधिक मात्रा में चीनी किसके द्वारा, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो प्रसरण द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करती है। मात्रा 65% से अधिक ली जाती है। किन में? जैम, जेली, मुरब्बा में प्रयोग की जाती है। नमक द्वारा, साल्ट। तो स्टूडेंट साल्ट का ध्यान रखना कितना परसेंटेज? तो साल्ट का 15 से 20% प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किस में प्रयोग किया जाएगा? अचार में, अचार चटनी में, ठीक है। अब यदि बात करते हैं, बस अचार हो गया, चटनी हो गया, यहाँ बात करते हैं फिर सिरके द्वारा। सिरके में स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, सिरके में एसिटिक अम्ल, क्या बोला? एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स एसिटिक अम्ल। हाँ, कितनी मात्रा होगी? 5 से 6% होगी। परंतु बात करते हैं पदार्थों में, यानी परिरक्षी पदार्थों में सिरके की मात्रा कितनी काम में लेते हैं? 2 से 3%। क्या बोला? सिरके में, सिरके की कितनी मात्रा काम में लेते हैं परिरक्षी पदार्थों में? 2 से 3%। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा 5 से 6%। यहाँ देखो मात्रा दी है सिरके की 2 से 3%। सिरके द्वारा किसका, यानी सिरके द्वारा किसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा? तो मेनली अचार का। इसमें एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ उदाहरण अचार, टमाटर सॉस। अचार का क्या हुआ? नमक द्वारा हो गया ना, और टमाटर सॉस का मेनली सिरके द्वारा मान लीजिए।
अब तेल द्वारा भी अचार का प्रिजर्वेशन किया जाता है। अधिकांशतः अचार इसी विधि से परिरक्षित किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑयल दिया है ना, बहुत ही शानदार दिखाया हुआ है। इस विधि में तेल जीवाणुओं को क्या निष्क्रिय करता है, मारता नहीं है। तेल की मात्रा अधिक होने पर क्या कवकों का प्रकोप बढ़ जाता है, फंगस का। 7 नंबर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण या सूखाकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी नमी तक सुखाया जाता है फल व सब्जियों को? 10% की नमी तक। यानी कि यदि 10% से नमी कम हो जाती है तो फिर कवक व बैक्टीरिया का अटैक होने लग जाता है। क्या बोला? 10% से कम होने पर। तो यहाँ फल व सब्जियों में जल की मात्रा 10% से कम नहीं होने पर जीवाणु वृद्धि नहीं कर सकते हैं। यानी कम नहीं होने पर जीवाणु वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो 10% से यदि कम नमी हो जाती है तो जीवाणु वृद्धि कर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अब आपको ध्यान लगाना, विदाउट हीट का आ गया, विदाउट हीट। ये इस प्रकार आप सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी विधि किसमें है। स्थायी तो है सभी, विद हीट या विदाउट हीट। कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रिजर्वेशन करती हैं? जो पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, उनमें विभिन्न तरह के पेय पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला, जो भी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। फर्मेंटेशन किण्वन द्वारा कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे सर। हाँ, एल्कोलिक, फिर आपका एल्कोलिक हो गया, सिरका द्वारा हो गया, और एक आपका कौन सा था? अलग है। यह वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम द्वारा सूक्ष्म जीवों को अपघटन किया जाता है। 1 नंबर अपने पास यह क्या होती है? अवायवीय, यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें। यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एल्कोलिक। ठीक है, एल्कोलिक का अर्थ यानी कि ये शर्करा युक्त पदार्थों पर एक्टिविटी करेगा और क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। इसमें हेक्सोज C6H12O6 पर किसकी? खमीर, यानी कि यीस्ट एक्टिविटी करेगा, और यीस्ट एक्टिविटी करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एल्कोहल व उष्मा निकलती है। तो इस उपस्थिति में किण्वन होता है। समझ में आ गया? मदिरा व सिडार, हो सकता है सिडार कई बार पूछा जाए कि किससे बनाया जाता है, तो स्टूडेंट सिडार सेब से तैयार किया जाता है। एक पूछा जाता है तोड़ी, तोड़ी स्टूडेंट्स किससे होता है? नारियल से। ठीक है ना, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको पूछा जाता है एग्जाम में। एसिटिक अम्ल द्वारा, एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल द्वारा जीवाणु, देखो यहाँ एल्कोहल से निर्माण होगा एसिटिक अम्ल का। क्रिया किसके द्वारा हो रही है? जीवाणु द्वारा। इसमें एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। उदाहरण सिरका। वहीं बात करते हैं अपने 3 नंबर लैक्टिक अम्ल का किण्वन। लैक्टिक अम्ल का किण्वन स्टूडेंट्स किसमें? दूध से दही बनाने में फर्मेंटेशन होता है। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। बस इतना याद करना है। जीवाणु बैक्टीरिया का नाम क्या रखना है? लैक्टोबैसिलस स्पीसीज याद करना है। उदाहरण क्या हुआ? दूध से दही बनाना। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट, विकिरण द्वारा, रेडिएशन। बाय रेडिएशन में इतना ही ध्यान रखना कि परिरक्षण में कौन सी किरणें काम में लेती हैं, अल्फा या बीटा या गामा? तो गामा। तो यहाँ खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में गामा
विकिरण रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या, ठंडी जीवाणु विहीनीकरण, ठीक है ना, कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स जितना पढ़ाया उसको दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, निर्जमीकरण, डिब्बाबंदी अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे। स्पेशल कैनिंग, प्रोसेसिंग होता है शर्करा द्वारा सुखाना, ये पढ़ लिया। ऊष्मा द्वारा, ऊष्मा रहित में, केमिकल द्वारा, केमिकल में ये दो। यहाँ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टूडेंट्स कितना मात्रा लेते हैं, 350 से 600 ppm। यहाँ कितनी लेते हैं, 700 से 1000 ppm। इस चीज़ को स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है, यहाँ बताया था ना, C7H5O2Na ये हो गया, और यहाँ स्टूडेंट्स K2H2O5 ये होता है। बस इसको हो सकता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इस प्रकार कह सकते हैं, सोडियम बेंजोएट, हो गया ना। बस यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थों द्वारा, और यहाँ फर्मेंटेशन सिरका द्वारा। अब यहाँ नोट लगा कर दिया है स्टूडेंट्स, ये चीज़ को ध्यान रखना कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है 4 से 6%, और खाद्य पदार्थों में सिरका मिलाया जाता है 2 से 3%, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब बात, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा। अब यहाँ जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट्स प्ले स्टोर में क्या लगाना होगा आपको, एग्री हब RSNR लगाओगे तो इस प्रकार का हमारा ऐप दिखाई देगा, और आप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है ना। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इसी प्रकार, ठीक है ना, फुल लेंथ, यानी कि टॉपिक को कंप्लीट करवाए गए हैं। तो आप वहाँ से देखें, पढ़ें, अपने टारगेट को अचीव करें। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को, यानी जो आपके दोस्त हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो उनको शेयर करें। अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही हम नया कंटेंट तैयार करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से एग्रीकल्चर रिलेटेड में कभी भी कोई जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हो। संस्थान के दिए गए हैं नंबर, तो वहाँ संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।